अध्याय 286 मौन रहकर भाग्य बनाना। डिंग हाओ ने कोशिश की और पाया कि दोनों तरफ की बर्फ की दीवार की दरारों पर चढ़ना नामुमकिन था। वह बर्फ की दीवार हजारों सालों से जमा हुई रहस्यमयी बर्फ थी और अडिग स्टील की तरह मजबूत थी। वह फिसलन भरी भी थी। अगर जंग लगी तलवार से बर्फ को भेदा भी जाए तो वह सिर्फ आधा इंच बर्फ में ही घुस सकती थी। मई आओ, आगे बढ़ो, दोष दरार के साथ चलो और शायद हम कोई रास्ता खोज सके, दुष्ट चंद्रमा ने कुछ कुतरते हुए सुझाव दिया। यही एकमात्र रास्ता था। डिंग हाओ ने अपना सामान पैक किया। शैतान बिल्ली के साथ बर्फ की दरार का पीछा करते हुए वह सीधे आगे बढ़ गया। वहां मानो मुर्दों की दुनिया थी। हवा अंदर नहीं आ सकती थी और लगभग कोई आवाज नहीं थी। डिंग हाओ के कदमों की आवाज असामान्य रूप से कठोर रूप से गूंज रही थी। कई किलोमीटर चलने के बाद डिंग हाओ को अंततः बर्फ और हिम के अलावा कुछ और दिखाई दिया। ये बर्फ में जमे हुए एक सफेद विशालकाय अजगर का शरीर था। अजगर 500 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसकी कमर का व्यास लगभग 4 मीटर था। यह एक डिस्क के आकार में मुड़ा हुआ था, चांदी के तराजू और अजीब चमक से ढका हुआ था। इसके माथे पर दो अस्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले छोटे सींग थे जो अस्पष्ट रूप से बाढ़ के ड्रैगन की तरह दिखते थे। उन विशेषताओं से वह अजगर कम से कम दानव जनरल दायरे में एक बड़ा राक्षस था। कोई नहीं जानता था कि वह बर्फ की दरार में क्यों गिर गया और उसकी जान चली गई। सफेद अजगर शायद हजारों सालों से रहस्यमयी बर्फ में जम गया होगा। यह सजीव दिख रहा था, मानो ये शीत निद्रा में हो। विशाल शरीर को देखकर डिंग हाओ को एक अजीब सा झटका लगा। मई आओ, एक चांदी के अजगर को बाढ़ के ड्रैगन में बदलना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दुष्ट चंद्रमा की आंखें अचानक चमक उठी। वह डिंग हाओ के कंधों से कूद गया और अजगर के शरीर के चारों ओर घूम गया। उसका क्रिस्टल सा साफ मुंह का पानी जमीन पर गिर रहा था। अपने छोटे दूध के दांत पीसते हुए वह खाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। डिंग हाओ भी उसके मन में चला गया। दानव जनरल क्षेत्र में एक बड़ा दानव पूरी तरह से खजाने से बना था। इसके दानव क्रिस्टल के अलावा एक राक्षस कोर भी होना चाहिए। वह दानव इतने सालों से जमे हुए था और उसका मांस और खून बहुत ताजा हो सकता है। इसके अलावा अजगर की पित्ताशय की थैली, त्वचा, आंखें थी। हा, मैंने बहुत धन कमाया है। डिंग हाओ अपने मुंह के कोनों को कानों पर लगाकर हंसने लगा। उसकी हथेली पर चरम यांग आकाश अग्नि क्यूई प्रकट हुई। हल्की पीली लौ की तरह इसने तुरंत बर्फ को भर दिया और धीरे धीरे अजगर के शरीर को ढकने वाली बर्फ को पिघला दिया। अफसोस, असल में मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ। राक्षस बिल्ली ईविल मून को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसने मुझे गुमराह किया था, क्योंकि मैं लंबे समय से उसके साथ रह रहा था। डिंग हाओ ये शब्द बुदबुदा रहा था। मई आओ, दुष्ट चंद्रमा ने डिंग हाओ को बहुत घृणा से देखा। जल्द ही रहस्यमयी बर्फ पिघलते ही अजगर राक्षस का विशाल शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया। अरे, इस अजगर की खाल वाकई सख्त है। इसे बाढ़ के अजगर में बदलने के लिए एक बड़े राक्षस की तरह होना चाहिए था। डिंग हाओ ने अपनी जंग लगी तलवार से अजगर के शरीर को काट दिया। अजगर की खाल नहीं कटी। इसके बजाय अजगर ने ऐसी चिंगारी निकाली कि डिंग हाओ की कलाइयां प्रभाव से सुन्न हो गईं। मुझे कोशिश करने दो, मुंह में पानी भरते हुए दुष्ट चंद्रमा ने अपनी आंखों में चमक के साथ खुद को अजगर पर फेंक दिया। डिंग हाओ को देखकर दुष्ट चंद्रमा ने विजयी मुस्कान बिखेरी। उसने गुलाबी मांस के नीचे अपने तीखे पंजे दिखाए और अजगर की त्वचा को एक तीखी आवाज के साथ खरोंच दिया। अजगर की त्वचा इतनी सख्त थी कि जंग लगी तलवार से उसे छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन छोटी सी दूधिया बिल्ली ने उसे अपने पंजों से चुपचाप साफ सुथरे तरीके से दो टुकड़ों में खुरच दिया। खून की बूंदों से रिसता सफेद मांस बाहर आ गया, जिससे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मई आओ, बहुत स्वादिष्ट। मैं अब और इसका विरोध नहीं कर सकता। हा, दुष्ट चंद्रमा के मुंह से सारा पानी जमीन पर फैल गया, जिससे उसने अजगर को काट लिया और उसे बेतहाशा फाड़ डाला। यह देखते हुए कि दुष्ट चंद्रमा की प्रवृत्ति उन्मत्त अवस्था में अपना सिर बड़ा करने की थी और वह अजगर राक्षस के पूरे शरीर को निगलना चाहता था, डिंग हाओ ने शैतान बिल्ली को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा और उसे एक तरफ फेंक दिया। मई आओ, वूफ वूफ। छोटी शैतान बिल्ली डिंग हाओ के पास पहुंची, उसके जूते काटने लगी और उसे जाने नहीं दिया। अरे, तुम बिल्ली हो या कुत्ता?
मुझे जल्दी से जाने दो, डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर असहायता से हिलाते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, चलो अजगर राक्षस के शरीर को चीरते हैं। हम इसे बराबर बराबर बांटते हैं। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। शैतान बिल्ली ने डिंग हाओ को अपनी आंखों से कसम खाने के लिए मजबूर किया और फिर उसने दुखी होकर अपना मुंह ढीला कर दिया। मोल तोल के बाद शैतान बिल्ली ने डिंग हाओ के निर्देश पर अजगर के शरीर को चीरने के लिए अपने छोटे छोटे पंजों का इस्तेमाल किया। अजगर को चीरने के लिए उन्होंने 3 अगरबत्ती जलाने का समय लिया। अजगर दानव जनरल दायरे में था और जल्द ही यह बार ड्रैगन में बदल जाएगा। उसके खून और मांस में अपार ऊर्जा थी। अजगर के मांस का एक टुकड़ा खाने से साधकों को बहुत लाभ होता था। कई टन ताजे मांस में से आधा ईविल मून ने ले लिया और दूसरा आधा डिंग हाओ के स्टोरेज रिंग में जमा कर दिया। अजगर की त्वचा, पित्ताशय और क्रिस्टल को डिंग हाओ ने अस्थायी रूप से अपने पास रख लिया। यह एक छोटी सी बात होगी कि वे तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में लौटने के बाद उनका उपयोग करेंगे या उन्हें बेच देंगे। एक व्यक्ति और एक बिल्ली चीरफाड़ में व्यस्त थे और फिर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। पीने और खाने के बाद उन्होंने अपने गोल पेट को छुआ और संतुष्टि के साथ आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें लगा कि बर्फ की दरार के नीचे मृत दुनिया इतनी भयानक नहीं थी। वे लगभग 10 मील पैदल चले। उनके सामने एक और बड़े राक्षस का शरीर दिखाई दिया और वह बर्फ में जम गया था। वह एक विशाल एक पैर वाला बैल था। यह नीले रंग का था, जिसके सींग चाकू जैसे थे। हवा में रोने की मुद्रा में ये कला के उस्ताद द्वारा उकेरी गई दुनिया की सबसे अच्छी कलाकृति लग रही थी, जो एक मोटी और अनिच्छुक भावना को व्यक्त कर रही थी। वाह, यह दानव कमांडर स्तर का एक बड़ा दानव है। यह एक पैर वाला बैल है। ऐसा कहा जाता है कि एक पैर वाले बैल में प्राचीन पौराणिक जानवरों की बहुत मजबूत रक्त रेखा होती है। आह, हा हा, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अपना मुंह खोलते हुए दुष्ट चंद्रमा ने एक पैर वाले बैल को निगलने के लिए अपना सिर बड़ा करने का इरादा किया। उसे डिंग हाओ ने उसके माथे पर पीछे की ओर झटका दिया। छोटे पेटू, निगल मत। एक पैर वाला बैल खेती के लिए हर जगह एक खजाना है। हम पहले इसका विच्छेदन करेंगे और खेती के लिए सामग्री रखेंगे, और फिर तुम जितना चाहो खा सकते हो। मई आओ, मुझे लगता है कि मैं लगभग तुम्हारा गुलाम बन गया हूँ। दुष्ट चंद्रमा अपने मूल रूप में वापस आ गया। डिंग हाओ के निर्देश के तहत उसने दानव कमांडर दायरे में एक पैर वाले बैल को काटना शुरू कर दिया। उसके पंजे इतने तेज थे कि वे सब कुछ काट सकते थे। बहुत जल्द ही आदमी और बिल्ली बर्फ की दरार के आकाश की पतली पट्टी में बेतहाशा हंसने लगे। एक पैर वाला बैल स्वादिष्ट नहीं है। आह हा हा हा, इतनी सारी सामग्री, हमें अमृत और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कच्चे माल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आह हा हा हा। छोटी प्यारी बिल्ली और डिंग हाओ इतना हंसे कि उनके चेहरे लगभग सिकुड़ गए। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। 2 घंटे और बीत गए। वाह, हा हा हा, हमने बहुत धन कमाया है। शीर्ष दानव कमांडर स्तर पर एक नीला पवन भेड़िया राक्षस। आह हा हा हा। शीर्ष दानव कमांडर स्तर पर यह स्वादिष्ट लग रहा है। एक आदमी और एक बिल्ली एक दूसरे को पकड़कर साथ में गाना और नाचना चाहते थे। उन्हें लगा कि जिस जगह पर वे गिरे थे वह कोई खामोश दुनिया नहीं बल्कि खजानों से भरी एक भूमिगत बर्फ की गुफा थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। 1 घंटा और बीत गया। अध्याय 287 रहस्यमयी बर्फ में कूदती एक ज्वलंत आकृति। हा 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 हा। दानव राजा, एक सफेद लोमड़ी दानव राजा का शरीर। वाह, हा हा हा। इसकी 6 पूंछ हैं। एक भाग्य। मैंने एक भाग्य बनाया है। मैंने इस बार वास्तव में एक भाग्य बनाया है। सफेद लोमड़ी दानव राजा, ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। 2 घंटे और बीत चुके थे। अरे, सामने क्या है? यह एक जमे हुए राक्षस शरीर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी दानव राजा क्षेत्र में है। खैर, ये काफी स्वादिष्ट लग रहा है। आधा घंटा बीत चुका था। अरे, ये फिर से दानव राजा क्यों है? ये दानव राजकुमार या दानव राजा क्यों नहीं है? ये थोड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। 1 घंटा और बीत गया था। भाड़ में जाओ। फिर से एक दानव राजा, ये दानव राज क्यों नहीं है? अरे, दानव राजा का शरीर इतना स्वादिष्ट नहीं है और मैं इसे और नहीं खाना चाहता। 1 घंटा और बीत गया था। अरे, यह अभी भी एक दानव राजा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दानव राजा क्षेत्र के शिखर पर है। नहीं, मेरा पेट बहुत भर गया है।
भले ही दानव राजा मेरे सामने हो, मैं उसे खाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा आगे जा रहे हैं। माइयाओ, बहुत दूर, बहुत दूर। शुरुआत में हम एक दानव जनरल के शरीर से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन अब हम एक दानव राजा के शरीर को गंभीरता से नहीं लेते हैं, हम थोड़े लालची हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, मुझे लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसे और नहीं खा सकता। मेरी स्टोरेज रिंग इतनी सारी सामग्री नहीं रख सकती। अपने गोल पेट को छूते हुए और डकार लेते हुए, ईविल मून डिंग हाओ के कंधे पर एक गोल सफेद गेंद की तरह लेटा हुआ था। डिंग हाओ उदास होकर अपनी उंगलियों में 2 स्टोरेज रिंग को देख रहा था। अगर वे इसी तरह चलते रहे, तो स्टोरेज रिंग ज्यादा कुछ नहीं संभाल पाएंगी। मैयाओ, यह क्या है? दुष्ट चंद्रमा अचानक डर से चिल्लाया, एक ऐसी आवाज में जो गर्मी के दौरान इस्तेमाल की जाती है। डिंग हाओ ने अपनी आंखों से उसे देखा, और अचानक वह चौंक गया और वहीं रुक गया, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उनके सामने जो दृश्य आया वह आश्चर्यजनक था। मैयाओ, मैं क्या देख रहा हूं? एक आग फीनिक्स, शैतान बिल्ली थोड़ा अचंभित महसूस कर रही थी। क्या ये वास्तव में फीनिक्स है? ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है? डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ। लगभग 500 मीटर आगे, एक विशाल षटकोणीय बर्फ के टुकड़े में, एक विशाल लाल पक्षी भव्य अग्नि, लाल पंखों के साथ जम गया था। भले ही यह रहस्यमयी बर्फ में बंद था, फिर भी यह चमकदार था। लंबी पूंछ चमकदार थी, एक पवित्र चमक जारी कर रही थी। सुव्यवस्थित शरीर सुंदरता से भरा था, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे परिपूर्ण चीजें इस लाल विशाल पक्षी में केंद्रित थी। लाल पक्षी फीनिक्स जैसा था, जो प्राचीन काल का एक पौराणिक दिव्य पशु था। फीनिक्स रहस्यमयी बर्फ में बेरहमी से जम गया था, बिना किसी क्यूई उतार चढ़ाव के। जाहिर है कि वह कई सालों से मरा हुआ था और अब वह बर्फ की तरह ठंडी लाश बन चुका था। क्या फीनिक्स सचमुच इस दुनिया में मौजूद है? डिंग हाओ ने अपनी जीभ काट ली। मैयाओ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दुष्ट चंद्रमा के मुंह से पानी टपक रहा था। डिंग हाओ और बिल्ली ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और उत्साह से जोर से हंस पड़े। वे पागलों की तरह बर्फ के टुकड़े की ओर दौड़े और उसे अपनी बाहों में लेकर ध्यान से जांचने लगे। चलो, 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 बर्फ को पिघलाने के लिए थोड़ी आग लाओ। मुझे इसे चीरने दो, दुष्ट चंद्रमा ने उत्साह से अपने पंजे रगड़े। मैयाओ, मैंने कभी फीनिक्स मांस का स्वाद नहीं चखा है। भूनने पर इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। मुझे इसके बारे में सोचने दो। फीनिक्स में क्या क्या खजाने हैं? डिंग हाओ ने हंसते हुए कहा। उसने फीनिक्स को ढकने वाली बर्फ को सावधानीपूर्वक पिघलाने के लिए अपने चरम यांग स्काई फायर क्यूई को चलाया और फीनिक्स ने अपना असली शरीर दिखाया। मैयाओ, क्या ये बड़ा पक्षी अभी भी जीवित है? ये जीवित क्यों दिख रहा है? इसके पंखों को देखो। मैयाओ, पंख चमक रहे हैं। मेरे लिए ऐसे सुंदर पंख होना अच्छा होगा। दुष्ट चंद्रमा की आंखें चमक रही थी। उसने अपने पंजे रगड़े और जाहिर है कि वह काटने के लिए कोई जगह तलाश रहा था। हाँ, जैसा कि किंवदंती कहती है, फीनिक्स एक अमर पक्षी है और यह मृत्यु के बाद जीवन में वापस आ सकता है। शैतान बिल्ली के प्रभाव में, डिंग हाओ के मुंह के कोनों में कुछ क्रिस्टल लार दिखाई दी। शियांग, शैतान बिल्ली अपने पंजे लहराने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अप्रत्याशित रूप से, बिल्ली फीनिक्स के पंखों को खरोंचते समय उन्हें काटने में विफल रही। तलवार से तलवार टकराने की तरह सुनहरी चिंगारियों का एक समूह फूट पड़ा। उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। इस बड़े पक्षी के पंख बहुत कठोर हैं। दुष्ट चंद्रमा उछल पड़ा और उसने अपने पंजे बेतहाशा हिलाए, क्योंकि उसके पंजे के सिरे लगभग टूट चुके थे। डिंग हाओ ने हौंफते हुए कहा। दुष्ट चंद्रमा के पंजे लगभग अजेयता का पर्याय थे। इससे पहले कोई भी कठोर चीज दूध वाली बिल्ली अपने पंजों से टोफू की तरह काट सकती थी। अब अप्रत्याशित रूप से, बिल्ली को उस मृत फीनिक्स से बहुत नुकसान हुआ। मैयाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दुष्ट चंद्रमा ने दृढ़ निश्चय के साथ पंख काटने के लिए अपना मुंह खोला। फिर वह अपने दांतों को ढककर दुखी होकर चिल्लाया। उसके तीखे कैनाइन दांत लगभग टूट चुके थे। फीनिक्स के पंखों पर मुंह के पानी के तालाब के कारण उन पर दांतों के कोई निशान नहीं बने थे। डिंग हाओ खुद को हंसने से रोक नहीं पाया, और अचानक उसने अपने आफ्टरलाइफ में कुछ देखा और उसके दिल में झटका लगा। मैंने अभी अभी क्यों देखा कि फीनिक्स की आंखें हिल रही थीं। मैयाओ, ये कैसे संभव है?
क्या तुम्हारी आंखें चमक गई हैं? दुष्ट चंद्रमा ने तिरस्कारपूर्वक अपने दांत दिखाते हुए कहा। शायद डिंग हाओ को लगा कि यह असंभव है। इतने सालों से बर्फ में बंद एक बड़ा पक्षी अभी भी कैसे जीवित हो सकता है? हालांकि जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने फीनिक्स की आंखों को हिलते हुए देखा। उसी समय फीनिक्स उसकी ओर देख रहा था। मई आओ, ये वास्तव में जीवन में वापस आ गया। इस बार ईविल मून ने भी इसे देखा। हालांकि वह निडर था, लेकिन वह इतना भयभीत था कि उसके पतले बाल स्टील की सुइयों की तरह खड़े हो गए और वह डिंग हाओ के पीछे छिप गया। डिंग हाओ भी डर गया था। यह सचमुच जीवन में लौट आया। क्या फीनिक्स सचमुच एक अमर पक्षी है जैसा कि किंवदंती में कहा गया है और यह मृत्यु के बाद वापस जीवित हो सकता है? डिंग हाओ और ईविल मून की चौकस निगाहों के नीचे फीनिक्स ने अपनी आंखें थोड़ी सी हिलाईं, दुनिया की सबसे खूबसूरत काली रूबी आंखें। फिर उसके सिर पर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। उसके विशाल और सुंदर शरीर से एक अवर्णनीय जीवन शक्ति निकल रही थी। पंख जो अभी भी खड़े थे, हवा में तैर रहे थे और थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन अवर्णनीय सुंदरता से भरे हुए। जिंदा जिंदा जिंदा। दुष्ट चंद्रमा इतना डर गया कि वह डर गया और उसके शब्द लीक हो गए। डिंग हाओ को अपने दिल में इतना सदमा लगा कि वह धीरे धीरे पीछे हट गया और सावधानी से निगरानी करता रहा। फीनिक्स एक महान जानवर था जिसका खून कुलीन था। लेकिन अगर लोग फीनिक्स के बारे में जानना चाहते थे तो फीनिक्स दानव जनजाति के ज्यादा करीब था। अभी अभी दुष्ट चंद्रमा ने फीनिक्स को काटा और पकड़ा, इसलिए उसने फीनिक्स को क्रोधित कर दिया होगा। फीनिक्स से निकलने वाली आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। ये सीधी रेखा में ऊपर उठ रही थी। 100 मीटर के भीतर धीरे धीरे एक भयानक बल क्षेत्र दिखाई दिया। चारों ओर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के संयम को खो चुके थे, धीरे धीरे तैर रहे थे और फिर जल्दी से जलवाष्प में पिघल रहे थे। अध्याय 288। फीनिक्स ने 9वें स्वर्ग में अपने पंख फैलाए। 5 तत्वों में फीनिक्स अग्नि है और यह अत्यंत शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा के साथ पैदा होता है। डिंग हाओ और ईविल मून ने कभी महसूस नहीं किया था कि हवा इतनी गर्म थी, लेकिन आसपास की रहस्यमयी बर्फ चुपचाप पिघलने लगी थी। मानो एक लंबी नींद से जागकर फीनिक्स पक्षी ने अपनी सुंदर लंबी गर्दन को धीरे से हिलाया, तथा उसके चमकीले पंख चमक रहे थे, जिससे उसके चारों ओर की हर चीज ग्रहणग्रस्त हो गई। इसकी सुंदर आंखों में एक श्रेष्ठ व्यक्ति का वैभव झलक रहा था, तथा इसका महान स्वभाव उसी क्षण प्रकट हो गया। वह एक शक्तिशाली और अतुलनीय फीनिक्स अस्तित्व था, और कम से कम यह उस दायरे से परे था जिसे डिंग हाओ और ईविल मून समझ सकते थे। इसके कुछ क्षण बाद फीनिक्स द्वारा बोले गए शब्दों से डिंग हाओ और एविल मून लगभग बेहोश होकर गिर पड़े। उसने कहा, वाह, हा हा हा, लानत है, मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ आखिरकार जिंदा हो गई। ये भाषा हजारों साल पहले अनंत की भूमि में प्रचलित थी। हालांकि अनंत की भूमि में भाषा के विकास में पिछले 10,000 सालों में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया था, इसलिए यह एक जैसी लगती थी। बस कुछ नोट अलग थे, और इसलिए डिंग हाओ और ईविल मून समझ गए कि यह क्या कह रहा था। क्या दुष्ट फीनिक्स है? ये डिंग हाओ और ईविल मून की पहली प्रतिक्रिया थी। तुम दोनों छोटे सरीसृप जो मुझे पकड़कर काट रहे थे। फीनिक्स ने अपना सुंदर शरीर फैलाया, और उसकी पूंछ की लटकन गिरते हुए सितारों की शोभा लग रही थी। उसने डिंग हाओ और ईविल मून को इस तरह देखा, और बाद में एक अदृश्य दबाव महसूस किया जो तुरंत उत्पन्न हुआ। वह फीनिक्स के दोष के सामने डिंग हाओ और ईविल मून ने संयोगवश एक दूसरे की ओर इशारा किया। भाड़ में जाओ, कोई वफादारी नहीं। अप्रत्याशित रूप से तुमने अपने मालिक को धोखा दिया। डिंग हाओ ने ईविल मून को घूर कर देखा। मई आओ, दरअसल तुम में वफादारी नहीं है। मैं कितना प्यारा पालतू जानवर हूँ। तुम मुझसे अपने लिए दोष लेने के लिए कहने को तैयार हो, शैतान बिल्ली। दुष्ट चंद्रमा ने अपनी कमजोरी और आक्रोश नहीं दिखाया। विद्रोह, मुझे तुम्हें गला घोंटकर मार डालना चाहिए। डिंग हाओ ने कार्रवाई शुरू कर दी। मई आओ, मैं लंबे समय से तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया, ऐसे निकम्मे मालिक। मई आओ, दुष्ट चंद्रमा ने अपने छोटे छोटे पंजे हिलाए। जल्द ही आदमी और बिल्ली चीखते हुए एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगे। बर्फ के टुकड़े हर जगह बिखर गए। डिंग हाओ और ईविल मून के कुश्ती करते शरीर धीरे धीरे दूर की ओर लुढ़क गए। पलक झपकते ही वे 100 मीटर दूर कोने में गायब हो गए। क्या तुम भागना चाहते हो?
मैं तो बहुत पहले ही ऐसी चालें चलते चलते थक चुका हूं, लेकिन फिर भी तुम विशेषज्ञ के सामने अपनी थोड़ी सी कुशलता दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। फीनिक्स की बदमाश आवाज सुनाई दी। अगले ही पल यह देखा गया कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि वह डिंगहाओ और शैतान बिल्ली के सामने से गुजर गया। उसके विशाल शरीर ने डिंगहाओ और ईविल मून का रास्ता रोक दिया। मई आओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं फीनिक्स को रोक दूंगा। भाग जाओ छोटे दोस्त डिंग। शैतान बिल्ली ईविल मून गुस्से से दहाड़ने लगी। वह अचानक हिल गई और तुरंत उसका शरीर तेजी से फूल गया। एक पल में वह दर्जनों मीटर ऊंचा और 100 मीटर लंबा हो गया। वह एक शुक्राणुजन्य बाघ दानव लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर उसकी सफेद चमक बह रही थी। उसकी गति बढ़ रही थी और उसकी दहाड़ बर्फ के टुकड़ों से छलक रही थी। अप्रत्याशित रूप से बिल्ली फीनिक्स की आभा से इस तरह से लड़ सकती थी। मई आओ, यही तो तुम खोज रहे हो। स्वर्ग में एक रास्ता है, लेकिन तुम नहीं जाते, जबकि नरक का कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन तुम आ रहे हो। दुष्ट चंद्रमा ने अपना सिर जोर से हिलाया और अपना खूनी मुंह चौड़ा किया। उसके तीखे दांत चमक रहे थे, जबकि उसका आत्मविश्वास बेतहाशा बढ़ गया था। बिल्ली के चेहरे पर इस बात का आत्मविश्वास था कि वह दुष्ट फीनिक्स को हरा सकती है। यह दृश्य देखकर डिंगहाओ को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने तलवार और कृपाण अपने हाथों में पकड़ ली। रहस्यमय मूल के साथ ईविल मून के पास कई अविश्वसनीय क्षमताएं थीं। हालांकि वह अक्सर अविश्वसनीय था, फिर भी वह एक महत्वपूर्ण क्षण में बहुत विश्वसनीय था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ठीक उसी क्षण अचानक से एक छोटी सी दूधिया बिल्ली, जिसके दांत अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, मेरे सामने घमंडी बन गई है। दुष्ट फीनिक्स ने घृणा से सीटी बजाते हुए फुसफुसाया। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और दुष्ट चंद्रमा पर कदम रखा, जिसका शरीर उसके शरीर जितना ही बड़ा था। मई आओ, दुष्ट चंद्रमा चिल्लाया। उसका विशाल और प्रभावशाली शरीर उस पल तुरंत सिकुड़ गया, जैसे कि उसके शरीर को गुब्बारे की तरह सुई की नोक से छेद दिया गया हो। वह पलक झपकते ही अपनी मूल हथेली के आकार में वापस आ गया। बिल्ली को दुष्ट फीनिक्स ने कुचल दिया। डिंग हाओ अचानक स्तब्ध रह गया। इतनी जल्दी क्या बिल्ली हार गई? ठीक है, मैंने जो कहा था उसे वापस लेता हूं। ये लालची बिल्ली मुश्किल समय में भी अविश्वसनीय है। वाह! डिंग हाओ की तलवार और कृपाण उसके हाथों में झटके से हिल गए। आकाश अग्नि क्यूई, मध्य डेंटियन का समर्थन और चरम यिन नरक बर्फ क्यूई एक ही समय में बेतहाशा भाग रहे थे। उस समय उसी शरीर में बर्फ और आग की शक्ति एक बार फिर उस दुनिया में प्रकट हुई। चांदी की बर्फ की लौ और फीकी पीली आग की लौ ने एक ही समय में डिंग हाओ को भर दिया। 9वें स्वर्ग और 10वीं पृथ्वी में एक अजेय दानव की तरह ये समय और स्थान के कोहरे में घुस गया। ऐसी शक्ति उस दुनिया में फिर से प्रकट हुई। एक अवर्णनीय शक्ति की आभा फैल गई, जो डिंग हाओ पर केंद्रित थी। क्यों? दुष्ट फीनिक्स की आंखें पहले से ही तिरस्कारपूर्ण थीं। डिंग हाओ पर हल्की पीली लौ को देखने के बाद वह अचानक गरिमा में हो गया, जैसे कि अचानक उसे कुछ समझ में आ गया हो, और उसने खुद से कहा, यही तो हुआ, वह शक्ति, हा हा हा, स्वर्ग में वास्तव में मेरे लिए कोमल भावनाएं हैं, हे हे। उसकी बात अभी खत्म ही हुई थी। वाह! एक कानफोड़ू सीटी बजी। फीनिक्स के पंख हल्के से हिले। और फिर दुष्ट फीनिक्स अचानक डिंग हाओ और ईविल मून की आंखों के सामने से गायब हो गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अगले ही पल एक लाल अयाल आसमान में उड़ गया, मानो किसी देवता ने अभी अभी सील तोड़ी हो। अतुलनीय आभा ने तुरंत पूरे बर्फ के मैदान और यहां तक कि स्नो प्रोविंस को भी हिला दिया। 10,000 मील तक की आत्माएं कांप उठी। उसी समय स्नो प्रांत के सभी शक्तिशाली लोग भी स्तब्ध रह गए और उन्हें विनाश की शक्ति का एहसास हुआ। उनके चेहरे बदल गए, जबकि उनकी आंखें गरिमा में हो गईं। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में विशाल हॉल में क्रॉस लेग बैठे संप्रदाय के प्रमुख लीजियानई हल्के चांदी के चमकीले चमक से ढके हुए थे, लेकिन उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और सदमे का एक निशान प्रकट किया। यह आभा, क्या भविष्यवाणी आखिरकार सच होगी? आपदा आ रही है। वरिष्ठ भाई क्यू, क्या आप आज भी हमारे गुरु से नफरत करते हैं? ट्रैंक्विलिटी अकादमी में एक अधेड़ उम्र का और पंडित कन्फ्यूशियन विद्वान आध्यात्मिक बाधा उद्यान के फूलों के जंगल में अपना सिर हिलाते हुए पढ़ रहा था। अचानक वह रुक गया और स्तब्ध रह गया।
एक गुलाबी पंखुड़ी तोड़कर उसने उसे धीरे से उड़ाया और उसने एक भ्रमित और उत्साहित भाव प्रकट किया, क्या ये दिन आखिरकार आ गया है? हे। शॉपिंग सन सिटी में शॉपिंग सन मैजिक सेबर पीक पर एक खूबसूरत महिला जिसके हाथों में कृपाण थी और जो काले रंग की कोट ड्रेस में थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें जादुई कृपाण की दो नुकीली नोकों की तरह शून्य स्थान को भेदती हुई आसमान में बादलों को चीरती हुई निकल गईं, जिससे दो विशाल पीली खाली गुफाएं बन गईं। गिरते हुए तारे के संप्रदाय में एक विशाल टूटते तारे की सुरंग में भूतः क्षेत्र जैसा अंधेरा था। भूमिगत के सबसे गहरे हिस्से में अंधेरा कीचड़ की तरह घना था और वह पिघल नहीं सकता था। कोकिला के विलाप अंधेरे में उमड़ रहे थे। हे। अराजकता। मैं अराजकता की आभा को सूंघ सकता हूँ। ये वही मुश्किल समय है जिसकी हत्यारे उम्मीद कर रहे हैं। क्या अराजकता का समय आखिरकार आ ही गया है? हमारे फॉलिंग स्टार सेक्ट के लिए वसंत आ रहा है। हे। अध्याय 289 आपदा उन्मूलक उत्तर में है। प्रतीत्यस्म उत्पादित कुल। चीड़ के पेड़ों में हवा बह रही थी। संप्रदाय के 100 मील के भीतर प्रतीत्यस्म उत्पाद के आध्यात्मिक अवरोध के संरक्षण में जब व्यापक दृष्टि से देखा गया तो यह वसंत की तरह गर्म और हरा था। एक विशाल सफेद चट्टान पर एक सुंदर पुरुष और अमर जैसी सुंदर स्त्री पुराने देवदार के पेड़ के नीचे बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। आखिरकार यह आ ही गया, किस्मत आ रही है, किस्मत चली गई और किस्मत पानी की तरह है। पानी के आधे हिस्से में हरे पहाड़ और नदियां हैं और दूसरे आधे हिस्से में असुरों के खून की जेलें हैं। आदमी ने हस्ताक्षर किए। उसका रंग जैद की तरह साफ था और उसकी भौहें तलवार के आकार की थीं। ये कर्म है। चून की शैतानी क्षेत्र की शुरुआत हुई थी, इसलिए ये दिन आएगा। महिला का शरीर सुंदर था, उसकी त्वचा मटन फैट जैद की तरह चमक रही थी। उन खूबसूरत भौहों के साथ वह गरिमा में और पवित्र थी। उसकी सुंदरता लगभग अवास्तविक थी। मुझे आशा है कि हमारा आश्रित जनित कुल ऐसी आपदा से बच जाएगा। आपदा उन्मूलक उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम की ओर तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की दिशा में। इसी समय हिम प्रांत के 9 मानव संप्रदायों के प्रभुत्व स्तर के वरिष्ठों के पास अलग अलग टेलीपैथिक कनेक्शन थे। स्नो प्रांत में दानव जनजातियों की सबसे बड़ी पवित्र भूमि दानव देव महल में आग जैसे लाल बालों वाली एक मोटी और अजेय आकृति घने लाल रंग के धुंध में ढकी हुई थी। धुंध के पास प्रकाश और अंतरिक्ष भी विकृत हो गया था। दो लाल आंखें जादुई तलवार की तरह टिमटिमा रही थी और उसी समय कुछ भारी गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। हवा और गड़गड़ाहट के महल के हरे बार ड्रैगन दानव राजा, दुष्ट मन घाटी के 9 पूंछ वाले दानव राजा, रक्त वन के हरे पंख वाले दानव राजा को मेरे दानव भगवान का आदेश भेजे। सभी 24 दानव राजाओं को प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे दानव भगवान महल में आने के लिए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। डिंग हाओ क्षण भर के लिए चकाचौंध हो गया और दुष्ट फीनिक्स गायब हो गया। ओह प्रिय माई आओ जल्दी से मेरी मदद करो। शैतान बिल्ली कठोर बर्फ के टुकड़े पर चढ़ रही थी और सफेद आंखों के साथ वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैयाओ। मेरी कमर लगभग टूट गई थी। मैं भविष्य में उस दुष्ट मुर्गी से फिर से नहीं मिलना चाहता, अन्यथा मैं उसे भोजन के लिए पकाऊंगा। मैयाओ। मेरी कमर को जल्दी से दबाने में मेरी मदद करो। अपनी तलवार और कृपाण उठाकर और अपनी ताकत वापस खींचकर डिंग हाओ ने ईविल मून को अपने कंधे पर उठा लिया। शैतान बिल्ली एक विचित्र प्राणी थी। यदि अन्य जीव इसमें शामिल होते तो दुष्ट फीनिक्स द्वारा अपने पंजों से मारे जाने पर वे मांस के टुकड़ों में बिखर जाते। लेकिन ऐसा लगता था कि उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्मृति के साथ रबर के टुकड़े से ढाला गया हो। पैर उठाने पर विकृत बिल्ली अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई। रंगीन मुर्गी अचानक क्यों चली गई? दुष्ट चंद्रमा को लगा कि यह समझना थोड़ा मुश्किल था। ओह, वह मुझसे डरकर भाग गई थी। जब उसने देखा कि मैं घबरा गया हूं, तो वह जल्दी से चुपके से भाग गई। डिंग हाओ ने सहजता से कहा, वह तुम्हारी तरह नहीं थी। तुमने बहुत लंबे समय तक नाटक किया था और आक्रामक दिख रहे थे। मुझे लगा कि तुम स्थिति को पलटने में सक्षम हो, लेकिन फीनिक्स ने तुम्हें लगभग कुचल दिया था। वास्तव में डिंग हाओ को नहीं पता था कि दुष्ट फीनिक्स अचानक क्यों चला गया। मैयाओ, तुम दोस्तों के प्रति वफादार नहीं हो। अभी मैंने तुम्हें छिपाने की कोशिश की थी। दुष्ट चंद्रमा अचानक क्रोधित हो गया। इसके अलावा मैं रंगीन मुर्गी के स्तर तक गिरने को तैयार नहीं था।
अगर मैं वास्तव में रंगीन मुर्गी से लड़ता तो मैं उसे अपने पंजों से मार सकता था। चलो, डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें पहले यहां से चले जाना चाहिए। अगर दुष्ट फीनिक्स वापस आ गया तो क्या होगा? अगर वह वापस आए तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। क्या वह नहीं है जो तुम्हें मौत के घाट उतार देगी? आदमी और बिल्ली लगातार झगड़ते रहे और वे बर्फ की दरारों के नीचे बहुत तेज गति से आगे बढ़ते रहे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। किसी को नहीं पता था कि वे कितनी देर तक चले थे। रास्ते में उन्हें एक के बाद एक बर्फ से ढके कुछ बड़े राक्षसों के शव मिले। फिर उन्हें मानव जनजाति के कुछ श्रेष्ठ लोगों के शव भी मिले। बिना किसी अपवाद के, वे सभी रहस्यमय बर्फ के भीतर जमे हुए थे और लंबे समय से मृत थे। दुष्ट फीनिक्स के कारण उत्पन्न उतार चढ़ाव का अनुभव करने के बाद डिंग हाओ और ईविल मून बहुत सावधान थे, और सौभाग्य से उनका सामना कभी किसी जीवित चीज से नहीं हुआ था। बहुत समय पहले बर्फ के फोर्ट में क्या हुआ था, यह कोई नहीं जानता था। मानव जनजाति और दानव जनजाति के कई श्रेष्ठ लोग वहां मारे गए। उनमें से कुछ तो बेहद बहादुर भी थे, लेकिन वे वहां चुपचाप मर गए। डिंग हाओ और ईविल मून ने अपने रास्ते में कई बेहद कीमती चीजें इकट्ठी की थीं। राक्षस जनजाति के बड़े राक्षसों के शवों के अलावा, उन्हें मानव जनजाति के वरिष्ठों द्वारा छोड़े गए हथियार और भंडारण के छल्ले भी मिले। मोटे तौर पर, उनकी संख्या 30 या 40 थी। हालांकि, यह अफसोस की बात थी कि उन स्टोरेज रिंग के मालिक मरने से पहले इतने बहादुर थे। उन्होंने जो स्टोरेज रिंग लगाई थी, उसकी सील को डिंग हाओ अपनी मौजूदा ताकत से तुरंत नहीं खोल सकता था, इसलिए वे उन रिंग को देखकर केवल आहें भर सकते थे। उन्हें पहले उन स्टोरेज रिंग को रखना था, और जब वे अपनी ताकत को आदिम स्तर तक सुधार लेंगे, तो वे सील खोल सकते थे और संग्रहित चीजें प्राप्त करने में सक्षम होंगे। समय ऐसे ही उड़ गया। पलक झपकते ही, डिंग हाओ को अथाह बर्फ की दरारों में गिरे हुए 5 या 6 दिन हो गए थे। शुरुआती उत्साह से लेकर मौजूदा सुन्नता तक, डिंग हाओ और ईविल मून हर जगह बर्फ और बर्फ से ऊब चुके थे। हर दिन बड़े राक्षसों का मांस और खून खाने से चांदी की बर्फ और बर्फ के अलावा उन्हें कोई और दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह एक मृत जेल की तरह थी। धीरे धीरे डिंग हाओ अब जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, और उसने अपने दैनिक स्थापित प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बहुत समय लगाया। बड़े राक्षसों के मांस और रक्त में बड़ी मात्रा में ऊर्जा सार तत्व होता था, जो अंतहीन रक्त क्यूई प्रदान कर सकता था। डिंग हाओ की साधना के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ था। केवल 7 दिनों में, डिंग हाओ ने अपनी ताकत में व्यापक सुधार हासिल कर लिया था। डिंग हाओ ने श्वांगहुई एक्यू पॉइंट को साफ कर लिया था, जो हाथ के माइनयान के दूसरे मध्याह्न रेखा में छठा छिद्र था, और उसने तियांतु एक्यू पॉइंट को भी पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, जो 6 अजीब मध्याह्न रेखाओं के रेन मध्याह्न रेखा में 15वां छिद्र था। डिंग हाओ डबल मेरिडियन 6 एपर्चर के मार्शल सोल्जर दायरे तक पहुंच गया था। इतने सारे टॉनिक खाने के बाद, ईविल मून के शरीर में आखिरकार कुछ बदलाव आए थे। वह पहले से एक गोद मोटा हो गया था और पहले से ज्यादा सरल और प्यारा दिखने लगा था। कोई नहीं जानता था कि उसकी पीठ पर मौजूद 6 अंगूठे के आकार के कुबड़ का क्या होगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। एक दिन, अपनी दैनिक साधना समाप्त करके, डिंग हाओ और ईविल मून बर्फ की दरारों के साथ साथ चले। मैयाओ, क्या बर्फ की दरारें खत्म हो जाती हैं? डिंग हाओ के सिर पर अपने पंजों पर खड़े होकर और दूर की ओर देखते हुए, ईविल मून ने सुखद आश्चर्य के साथ कहा। सचमुच, डिंग हाओ प्रेरित हुआ। क्या हम अंततः बर्फ की दरारों के अंत तक पहुंच रहे हैं? बहुत बढ़िया। वे इतने दिनों से बर्फ की घाटी में आकाश की किरण की तरह रह रहे थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सफेद था, बर्फ और बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं। क्या वे आखिरकार कुछ अलग देख सकते थे? तेजी से आगे बढ़ते हुए, आदमी और बिल्ली जल्द ही समाप्त हो गए। जैसा कि अपेक्षित था, सामने बर्फ की दरारों का अंत था। दरारें अंततः वहां गायब हो गईं। इसके बजाय बर्फ की चोटी के दोष दिखाई दिए। एक चट्टान की तरह, दोष ऊपर की ओर उस ऊंचाई तक फैले हुए थे जिसे आंखें पकड़ सकती थीं, जिससे जमीन के साथ लगभग 90 डिग्री का प्रतिच्छेदन कोण बनता था। ये कोण बर्फ की ब्लेड से ढका हुआ था। अध्याय 290 भाग्य के एक मोड़ से खजाने की जगह में मुलाकात। दोनों ओर की चिकनी बर्फ की दीवारों की तुलना में वहां से बाहर निकलना कम संभव था, इसके अलावा यह अधिक खतरनाक भी था। डिंग हाओ और एविल मून थोड़ा अचंभित महसूस कर रहे थे। मैयाओ,
ये बुरा है। ये बहुत बुरा है। यह एक मृत अंत है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दुष्ट चंद्रमा थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। डिंग हाओ ने अपने दिल में उम्मीद की एक किरण के साथ आह भरी। अपने सामने बर्फ की दीवार के पास वह वहां से बाहर जाने के लिए कुछ और सुराग ढूंढना चाहता था। खड़खड़ाहट। अचानक पानी की एक हल्की सी आवाज डिंग हाओ के कानों तक पहुंची। डिंग हाओ अचंभित रह गया। वहां का तापमान बहुत कम था। यहां तक कि गिरे हुए राक्षसों और मानव जाति के श्रेष्ठ लोगों के शरीर भी जम गए थे। अगर वहां पानी भी था तो उसे पहले ही ठोस अवस्था में जम जाना चाहिए था। पानी की आवाज कैसे हो सकती है? क्या यह मेरा अपना भ्रम था? जब वह अंत में चट्टान के नीचे आया तो पानी की आवाज स्पष्ट हो गई। खड़खड़ाहट। वह पानी के गिरने और हिलने की आवाज थी। ध्वनि अत्यंत कमजोर, रुक रुक कर आने वाली और धीमी थी, मानो वह किसी अन्य स्थान से आ रही हो और उसे पकड़ पाना कठिन हो। डिंग हाओ ने अपनी हथेलियों से हजारों साल पुरानी रहस्यमयी बर्फ की सतह को धीरे से रगड़ते हुए अपनी आंखों से बर्फ की दीवार को इंच दर इंच ध्यान से देखा और पानी की आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश की। देखो, दुष्ट चंद्रमा को अचानक कुछ मिला और उसने अपने पंजे से जमीन की ओर इशारा किया। डिंग हाओ ने ईविल मून के पंजे के साथ नीचे देखा। उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। उसने देखा कि बर्फ की दीवार के नीचे, बर्फ की सतह से लगभग 3 इंच ऊंची जगह पर, उंगली जितनी मोटी, लगभग 1 इंच लंबी दो चांदी की चमक बह रही थी। खुरदरी नजर से देखने पर वे पानी की दो धाराएं लग रही थीं, जो बर्फ की दीवार से निकलकर बह रही थीं। ये है। डिंग हाओ धीरे से नीचे बैठा और ध्यान से देखने लगा। मैयाओ। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसा है जो बहुत परिचित लगता है। ईविल मून डिंग हाओ के कंधे से कूद गया और लगातार दो पानी जैसी चांदी की रोशनियों के चारों ओर घूमता रहा। हाँ, डिंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी और गहराई से सोचा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं ऐसा दृश्य देखा है, लेकिन कुछ पलों के लिए वह बता नहीं पाया। मैयाओ, यहाँ 3 बर्फ के शंकु हैं। दुष्ट चंद्रमा ने अपने पंजे फैलाए और दो धाराओं में मछली पकड़ी। उसने आश्चर्य से कहा, वाह, ये बहुत ठंडा है। मैयाओ, यह पानी नहीं है, क्या ये बर्फ के कण है? नहीं। क्यों? क्या ये सफेद रेत है? यह देखा जा सकता था कि ईविल मून के पंजों पर चिपकी हुई चांदी की रोशनी तरल पदार्थ की तरह नीचे गिर रही थी, लेकिन वे किसी भी तरह से तरल नहीं थे, वे बेहद महीन सफेद दाने थे। डिंग हाओ और ईविल मून यह नहीं बता पाए कि वे क्या थे। दाने इतने ठंडे थे कि ईविल मून के पंजे लगभग जम गए। अचानक डिंग हाओ की नजर किसी चीज पर टिक गई। उसके दिमाग में बिजली चमकी और उसकी उलझन सुलझ गई। मुझे पता है ये क्या है। डिंग हाओ उछल पड़ा। उसकी उत्तेजना के कारण उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अपनी भंडारण अंगूठी से एक पीले रंग का स्क्रॉल निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, जो घाटी गांव के बुजुर्ग गावलिन द्वारा उसे भेंट किया गया तथाकथित खजाने का नक्शा था। डिंग हाओ ने स्क्रॉल पर बने पैटर्न की तुलना अपने सामने आधे मीटर से भी कम दूरी पर स्थित बर्फ की दीवार से की। ठीक वैसा। डिंग हाओ जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। स्क्रॉल पर 3 ऊंची चोटियां दिखाई गई थीं। 2 अद्भुत चांदी के झरने उल्टे लटके हुए थे, वे पहाड़ी धाराओं से बहते थे और लगभग 3 चोटियों के मुखौटों को ढक लेते थे। डिंग हाओ उस समय बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था, और चोटियों और झरनों के आकार भौतिकी के कुछ नियमों का उल्लंघन करते प्रतीत होते थे। लेकिन उस समय, उसने रहस्य को पूरी तरह से सुलझा लिया। स्क्रॉल में 3 ऊंची चोटियां नहीं बल्कि 3 बर्फ के स्तंभ दिखाए गए थे, जो लगभग 1 इंच लंबे थे। दरअसल, तथाकथित झरने उसके सामने 2 चांदी की रोशनियां थीं, जो एक उंगली जितनी मोटी थी। स्क्रॉल में चीजें इतनी बड़ी थी कि देखने वालों को भ्रम हो जाता था। उन्हें लगता था कि वे पहाड़ और झरने हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये बर्फ की दीवार के सिरे से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था। अगर इसे अनगिनत बार बड़ा किया जाए, तो उसके सामने की जगह बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी स्क्रॉल में दिखाई गई थी। मैं समझता हूँ, यह अजीब नहीं था कि मुझे स्क्रॉल में दिखाए गए स्थान का पता नहीं चला, भले ही मैंने स्नो ड्रैगन पर्वतों पर लगभग 72 चोटियों की यात्रा की हो। वास्तव में, शुरू से ही, मैंने गलत निर्णय लिया था। क्या ये पौराणिक भाग्य का संयोग है? अगर हम गलती से बर्फ की दरारों में नहीं गिरते, तो हम अपने पूरे जीवन में स्क्रॉल में छिपे रहस्य को कभी नहीं जान पाते। कोई आश्चर्य नहीं कि गांव परिवार सैकड़ों वर्षों से स्नो ड्रैगन पर्वतों में संघर्ष कर रहा है,
और उन्हें स्क्रॉल में रहस्य का पता नहीं चला है। अगर गांव परिवार विशाल स्नो ड्रैगन पर्वतों में इतनी छोटी जगह खोजना चाहता है तो ये घास के ढेर में सुई खोजने से भी कठिन है। जिस व्यक्ति ने ये स्क्रॉल छोड़ा था वह वाकई बहुत होशियार था। एक तरफ उसने सही स्थान का संकेत दिया, दूसरी तरफ उसने स्क्रॉल के अनुपात से बाद की पीढ़ियों को गुमराह किया। केवल वे लोग जो बेहद भाग्यशाली थे वे ही स्क्रॉल के असली रहस्य को जान सकते थे और संयोग से इस स्थान को पा सकते थे। मार्शल आर्ट वास्तव में भाग्य का आह्वान करता है। डिंग हाओ ने अपने दिमाग में बिजली की तरह इस बारे में सोचा और जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता लगा लिया। मैयाओ, हा, ये जगह हमें अप्रत्याशित रूप से मिली थी। अरे, इतने चकित मत हो, चलो, खजाने आस पास ही होंगे, जब हम खजाने को खोज लेंगे तो हम बहुत धन कमा लेंगे। शैतान बिल्ली, दुष्ट चंद्रमा, उस समय ये बात अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए उसने उत्साह से अपने पंजे रगड़े और लगभग लार टपकाने लगा। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। सभी रहस्य स्क्रॉल में चिन्हित 2 झरनों के बीच लाल घेरे में होने चाहिए। यदि स्क्रॉल का आकार छोटा किया गया था तो लाल वृत्त द्वारा इंगित स्थिति होनी चाहिए। डिंग हाओ ने अपनी आंखें 2 चांदी की रोशनियों के बीच में टिका दी। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद सावधानी के लिए उसने अपनी जंग लगी तलवार निकाली और धीरे धीरे उसे स्थिर स्थिति में ले आया। तलवार की नोक चांदी की रोशनी में से छोटे झरने की तरह गुजरी। डिंग, सूक्ष्म धातु प्रभावों की एक श्रृंखला आई। डिंग हाओ और शैतान बिल्ली ईविल मून ने खुशी के भाव दिखाए। यह सच था कि वहां एक तंत्र था। अगले ही पल डिंग हाओ का चेहरा बदल गया। उसने केवल महसूस किया कि उसकी जंग लगी तलवार से एक मजबूत और बेजोड़ चूषण शक्ति फैल रही थी, और उसकी हथेली मजबूती से मूठ से चिपकी हुई थी। जवाब देने से पहले ही तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी थी। डिंग हाओ ने संघर्ष किया, लेकिन वह अभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सका। वह एक पागल घोड़े द्वारा चलाया जा रहा था और सीधे कठोर बर्फ की दीवार से टकरा गया। मैयाओ, दुष्ट चंद्रमा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अपनी आंखों से देखते हुए डिंग हाओ एक आभासी छाया की तरह अपनी जंग लगी तलवार के साथ कठोर बर्फ की दीवार में प्रवेश कर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या हुआ? वह अचानक गायब हो गया। क्या बर्फ की दीवार नकली निकली और सिर्फ एक भ्रम है? दुष्ट चंद्रमा को लगा कि जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत अजीब था। इसलिए उसने अपने पंजे फैलाए और बर्फ की दीवार को छुआ। उसे कठोरता का एहसास हुआ और उसकी अस्थि मज्जा में ठंडक गहराई तक चली गई। क्या बर्फ की दीवार नकली नहीं है?